नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज 18 जनवरी है और आज का एक संपादकीय विश्लेषण लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें हमें एक ये छोटी सी खबर है जो कल के अखबार में थी, दैनिक जागरण में, कि ई ऑफिस से परहेज क्यों। अब जैसे आप जानते हैं कि GS 2 और 3 में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इनफैक्ट ई गवर्नेंस या ई शासन। तो इससे बार बार क्या कहेगी, हर हर साल इससे एक क्वेश्चन बनता है, लगभग 1 से 2। GS 2 में पूछ लेता है और GS 3 में पूछ लेता है। GS 2 में मेनली ये पूछा जाता है ई शासन। तो ई गवर्नेंस से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में एक ये चुनौतियां प्रमुख है जो इस आर्टिकल में दी गई है कि ई ऑफिस से परहेज। अर्थात क्या हो रहा है कि यूपी के कितने जिले हैं और कितने विभाग हैं जो ई ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट करने से परहेज कर रहे हैं। तो इसके कारण देखेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई ऑफिस प्रणाली प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित करती है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो GS 5 में ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा और GS 2 में भी जनरल सेंस में इसको पूछ सकते हैं। जैसे कि ई शासन क्या है, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा तो भारत सरकार लिखेंगे या सीधा सीधा केंद्र से जोड़कर पूछेंगे इसके ई शासन से। तो ये देखिए आप पहले ये खबर देख लीजिए आप। ई ऑफिस योजना लागू न होने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है ना। तो यही खबर है इसके ऊपर, क्योंकि खबर से तो क्वेश्चन सीधा आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है। अब किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ये समझिए आप। GS पेपर 2 गवर्नेंस अर्थात सुशासन, ई शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि से ये सब जुड़ा हुआ है। सेवा वितरण प्रणाली भी एक सीधा सीधा टॉपिक है आपका। अर्थात सरकार क्या करती है, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार क्या करती है, आपको सेवाएं प्रदान करती है। तो उन सेवाओं में आप जैसे जानते हैं कि ई शासन का कितना महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी डोमिसाइल बनाने जाते हैं, पहले क्या होता था, आप फॉर्म भरते थे, पैसे वैसे देने पड़ते थे। अभी क्या है, आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको समय से 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस तो ऑनलाइन अप्लाई होता है। काफ़ी चीज़ें क्या है, आप देख रहे हैं कि ई गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में। सरकार के भी प्रयास है कि इसको बढ़ाए, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ है किसको, सरकार को भी और जनता को भी। सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, वही इस क्वेश्चन में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई ऑफिस प्रणाली प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को कैसे सुदृढ़ करती है, अर्थात मजबूत करती है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। चर्चा कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले भूमिका आप लिखेंगे 2 से 3 लाइन में, फिर मेन बॉडी लिखेंगे आप, और फिर निष्कर्ष लिखेंगे। तो एक भूमिका इसकी देखते हैं अच्छी से। सुशासन की आधारशिला क्या है, पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता पर टिकी होती है। इसी संदर्भ में ई ऑफिस प्रणाली एक महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस सुधार के रूप में उभरती है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक फाइल प्रणाली को डिजिटल बनाकर प्रशासनिक कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाना है। पारंपरिक फाइल आप जानते ही हैं, जैसे वो पेपर फाइल होती थी, तो अब उसकी जगह क्या होगा, डिजिटल फाइल होती है। मेन बॉडी में देखते हैं। अब मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हम हेडिंग डालेंगे, जैसे आपको बताया था। तो सबसे पहले पारदर्शी प्रशासनिक जवाबदेही में को सुदृढ़ करने में इसकी क्या भूमिका है, ये देखते हैं। पॉइंट बनाते हैं 3-4। देखिए, ई ऑफिस के माध्यम से प्रत्येक फाइल की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो जाती है। आप जानते हैं, जैसे आप जन सुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत करते हैं तो आपको SMS आते रहते हैं कि आपकी जो है समस्या का निस्तारण कहाँ तक किया गया है और कहाँ तक नहीं किया गया है। तो सीधी सीधी ट्रैकिंग हो जाती है इससे। दूसरा है क्या, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से उसके पास है और किस स्तर पर लंबित है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना निर्णय ले सकते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है, प्रशासनिक जवाबदेही कैसे बढ़ती है। देखिए, इससे डिले टैक्टिक्स अर्थात जो फाइलों को अटकाने की जो रेड टेप की जो नीति होती है, रेड टेप लगाकर बैठ जाते थे फाइल पर पहले लोग, पहले अधिकारी, तो वो डिले टैक्टिक्स होती थी कि भाई हम फाइल को डिले करेंगे, अगला आएगा 2 पैसे देगा हमें और फिर आगे बढ़ाएंगे फाइल। तो डिले टैक्टिक्स और ब्लेम शिफ्ट कल्चर पर रोक लगाती है। अब ब्लेम शिफ्ट कल्चर कैसे होता है, क्या, जैसे दोषारोपण बोलते हैं इसे, मैंने दोषारोपण कल्चर।
दोषारोपण कल्चर क्या होगा कि ये अधिकारी कहेगा कि फाइल उसके पास है या उसकी गलती से अटकी हुई है, ये फाइल अधिकारी इसके पास जाओगे आप तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं फाइल जो है कलर के स्तर पर अटकी है, उसने टिप्पणी नहीं दी है या अपनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जब ऑनलाइन फाइल होगी, ऑनलाइन स्टेटस होगा, तो वो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रहता है कि कितने दिन से इस व्यक्ति के पास फाइल लंबित है और कितने दिन से इस व्यक्ति के पास फाइल लंबित है और क्यों लंबित है। तो ये सब जब रिकॉर्ड होंगे तो अधिकारी की क्या है, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, तो उससे क्या होता है, काम में तीव्रता आती है और सेवा की गुणवत्ता आपको अच्छी मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां बहुस्तरीय प्रशासन है, यह प्रणाली व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने में सहायक होती है। व्यक्तिगत किसकी, जिस भी अधिकारी के पास फाइल है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है। अब इससे भ्रष्टाचार में कैसी कमी आएगी और पारदर्शिता में वृद्धि कैसे होगी। तो पारदर्शिता में वृद्धि आप देख ही चुके हैं कि जो भी उपभोक्ता है या जो भी नागरिक है या निवासी है उसको क्या है, फाइल की जानकारी रहेगी, उच्च अधिकारियों को भी जानकारी रहेगी। अब ये ई ऑफिस प्रणाली जो अभी जिसको डिले कर रहे हैं कुछ जिले, तो ई ऑफिस प्रणाली में यही तो है कि कोई परियोजना है तो उसके ऊपर कहाँ तक काम चल रहा है, डीएम के स्तर पर कितना किया गया या एसडीएम के स्तर पर या कहाँ फाइल अटकी है, ये सब उसमें देख सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पारदर्शिता में ऑब्वियसली वृद्धि आएगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। ई ऑफिस में देखिए, ई ऑफिस में क्या होता है, नोटिंग, आदेश और डिजिटल स्वीकृति जैसे रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। जो ई ऑफिस जो ऐप है जो सरकार की या पोर्टल आप बोल सकते हैं, विवेकाधिकार डिस्क्रिशन सीमित होता है, अर्थात अपनी मनमर्जी नहीं चलती है किसी की भी। विशेषकर किन किन चीज़ों में, खरीद, टेंडर, नियुक्ति वगैरह, स्वीकृति वगैरह, इन सब में मनमानी नहीं चलती है, अर्थात विवेकाधिकार सीमित हो जाते हैं और नियम के अनुसार ही अधिकारी को काम करना पड़ता है। डीआरपीजी की रिपोर्ट देखिए, ये ऑफिस लागू होने से फाइल का निस्तारण समय में 30 से 40% की कमी आई है, जिससे रेंट सीकिंग बिहेवियर बढ़ा है। अर्थात डीआरपीजी की रिपोर्ट क्या बताती है कि ई ऑफिस से ये जो रेंट सीकिंग बिहेवियर इसमें कमी आई है, घटा है। घटा कैसे है ये देख लीजिए आप। पहले ये देख लीजिए कि रेंट सीकिंग बिहेवियर होता क्या है। रेंट सीकिंग बिहेवियर एक्चुअली ये इस प्रकार की एक प्रणाली होती है जिसमें कुछ व्यापारी या कुछ अधिकारी क्या करते हैं कि बिना कोई भी लाभ दिए, अर्थात बिना किसी काम के या बिना किसी मेहनत के ऐसे नियम बनवा लेते हैं सरकार से लॉबिंग के माध्यम से जो उनके फायदे में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यापारी है ना, तो ये क्या करेगा, लॉबिंग करेगा, है ना, सरकार के किसी बड़े अधिकारी की, डीएम या उससे बड़े अधिकारी की लॉबिंग करेगा और कुछ ऐसी नीति बनवाएगा कि जिससे इसके बिजनेस को तो फायदा हो लेकिन जो इसका कंपटीटर है उसको नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार की जो ये अनुचित प्रक्रियाएं होते हैं, है ना, ये एक किस्म का एक टाइप का भ्रष्टाचार ही हुआ। लेकिन एक क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को एक लीगल रूप दे देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं रेंट सीकिंग बिहेवियर, अर्थात फ्री में ही लाभ उठा लेना कि सरकार के किसी नियम का और बदले में कुछ नहीं देना सरकार को, या उपभोक्ताओं के साथ धोखा करना, या अपने प्रतिस्पर्धी जो कंपटीटर है उसको बैठे बैठे नुकसान पहुंचा देना बिना कुछ किए, अर्थात खुद ये कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सरकारी नीति और नियमों को इस प्रकार से बनवा देगा अपने सोर्स या जुगाड़ लगा के कि इसका फायदा और दूसरे का नुकसान हो। तो इसे बोलते हैं रेंट सीकिंग बिहेवियर। तो जब सब ऑनलाइन होगा तो जो इसका कंपटीटर है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि सर ये नियम तो गलत है, इससे मेरा नुकसान होगा और मेरे कंपटीटर का फायदा होगा। तो नियम कैसे होने चाहिए, सबके लिए समान होने चाहिए। तो ई ऑफिस प्रणाली से यही रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है, इस प्रकार का जो ये प्रणाली होती है अर्थात या मानसिकता होती है, इसमें कमी आती है। तो आप इस प्रकार के कीवर्ड लिखा करें, देवनागरी में आप लिख सकते हैं सर रेंट सीकिंग व्यवहार लिख दीजिए या बिहेवियर लिख दीजिए, में कमी आएगी। तो जब आप कीवर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक थोड़ा प्रभाव पड़ता है कि इसका जो नॉलेज है इस लड़के की थोड़े अच्छे लेवल की नॉलेज है, ऐसे ही नहीं कि हवा हवाई बातें कर रहा है। दूसरा क्या है, देखिए संवैधानिक और कानूनी आधार तो है ही भाई। अनुच्छेद 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी। ये क्या बोलता है कि सबके लिए नियम समान होने चाहिए, सबके लिए नियम समान। में इसका ई ऑफिस का क्या रोल होगा कि जब सब पारदर्शिता होगी तो कोई भी कंप्लेन करता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से क्या है वो अपनी कंप्लेन देख सकते हैं, सबको समान लाभ मिलेगा। तो अनुच्छेद 14 हुआ। अनुच्छेद 21 क्या होता है, ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है।
अर्थात भाई सरकार हमें कोई सेवा दे रही है तो ऐसा थोड़े है कि हम सरकार के मतलब एहसान में दबे जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है, सरकार का काम ही सेवा देना है। तो व्यक्ति जब सेवा मिलेगी तो वो एक गरिमापूर्ण सेवा मिलेगी। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए उसको पीडीएस मिल रहा है ना, पीडीएस मिल रहा है, या मनरेगा में कहीं काम कर रहा है वो, है ना। और ई ऑफिस के तहत क्या है, वो सब कुछ देख सकते हैं अधिकारी, किसकी फाइल, किसकी पेमेंट रोकी हुई है, क्यों पेमेंट रोकी हुई है, किसको काम नहीं दिया है, अर्थात मनरेगा में कितने लोगों को काम दिया है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक भावना आती है कि नहीं देखिए मेरा अधिकार है, मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ, मैं मांग कर सकता हूँ सरकार से कि भाई मुझे ये समय से दिया जाए। तो जब हमें अपने अधिकारों का पता होगा तो ऑब्वियसली गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति भी जी पाएगा। तो ये ऑनलाइन सेवा का इतना फ़ायदा उसको है, वो एक कॉल करेगा हेल्पलाइन नंबर पर, या मैसेज करेगा, या ट्रैकिंग करेगा ई ऑफिस के माध्यम से, या क्या करेगा, जन सुनवाई पोर्टल पर भी जा सकते हैं। देखिए तो उससे क्या है, कितना गरिमापूर्ण जीवन बनता है, गरिमापूर्ण। तो आप कोई भी जो गरीब व्यक्ति है वो भी शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब जो है ई ऑफिस के लाभ है ना। और हमारा संवैधानिक और कानूनी आधार भी है। आरटीआई के माध्यम से आप जान सकते हैं। देखिए आरटीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी जानकारी ले सकता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक गरिमा तो आएगी कि भाई देखिए मैं इतना सशक्त बन चुका हूँ कि मैं जानकारी मांग सकता हूँ। सेकंड ARC क्या बोलती है, ई गवर्नेंस को सुशासन का आधार बताया। तो इस प्रकार के आप कोट जरूर लिखा कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसके कोट, डबल कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में, और अंडरलाइन कर दीजिए। तो एग्जामिनर का ध्यान पड़ेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ चुनौतियां देख लीजिए और उनका समाधान। चुनौतियां क्या है, चुनौतियां आप जानती हैं, जो ये खबर है ये सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ई ऑफिस को क्या है, लागू ही नहीं कर रहे हैं कुछ जिलों में जो कमिश्नर या डीएम है। तो सबसे बड़ी क्या है, मानसिक प्रतिरोध, यही कि किसी भी नई प्रणाली का क्या होता है, जब ब्यूरोक्रेसी होती है नई प्रणाली का प्रतिरोध करती है। जैसे अभी कंप्यूटराइजेशन आपने देखा होगा, बैंकों में भी जब कंप्यूटर आए थे तो काफ़ी दिनों तक बैंक के जो कर्मचारी थे वो उससे हिचकते रहे कि यार हम कंप्यूटर पर कैसे काम करेंगे। तो उससे क्या है, ये होता है मानसिक प्रतिरोध। यही सेम मानसिक प्रतिरोध ये प्रशासन में भी होता है, हर विभाग में होता है। दूसरा डिजिटल कौशल की कमी। अच्छा, मानसिक प्रतिरोध के भी कई कारण होते हैं। एक तो होता है टेक्निकल, कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। दूसरा होता है कि उनके पास यही डिजिटल, कि भाई डिजिटल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड उनको ज्ञान ही नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी हो सकता है कि उनकी मानसिकता भ्रष्टाचार करने की वो उस कारण से लागू नहीं कर रहे हैं कि भाई सब ई ऑफिस के माध्यम से पारदर्शी हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर की कमाई कहाँ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की कई प्रकार से मानसिक प्रतिरोध होते हैं, डिजिटल कौशल की कमी होती है और निगरानी का अभाव दिखता है ना। ऐसे में क्या करना चाहिए समाधान के रूप में, भाई जिनके पास टेक्निकल कमी है उनको तो प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। और ये प्रशिक्षण भी कैसा, इसमें आप दो हेडिंग और लिख लीजिए, प्रशिक्षण कैसा, नैतिक एवं तकनीकी, दोनों प्रशिक्षण देने चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण किस लिए, कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि देखिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपको क्या है, आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, है ना। आप भ्रष्टाचार से बच जाएंगे, आपके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव नहीं डालेगा क्योंकि फाइल पारदर्शी है। तो कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी नेता आपको किसी गलत काम के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। तो उनको नैतिक रूप से भी संबल देना चाहिए, अर्थात मजबूत बनाना चाहिए, और तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षण देना चाहिए। तकनीकी से कैसा, कि आप इस ऐप को, इस सिस्टम को कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए ये तो उनके लिए है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसका अच्छे से यूज, तो उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन भी करना चाहिए। भाई अच्छे उदाहरण भी देने चाहिए समाज में, कि प्रशासन में अगर उदाहरण के लिए एक जिला है मेरठ, मान लिया ये अच्छा काम कर रहा है ना, और इसके बराबर में बुलंदशहर ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसको अवार्ड दें, इनको समझाए कि देखो मेरठ कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इस प्रकार जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका मूल्यांकन अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। भाई एक समय सीमा तो देनी चाहिए एटलीस्ट, इसके बावजूद भी कोई नहीं कर रहा है तो एक समय सीमा देनी चाहिए कि आप 2 महीने या 4 महीने के अंदर इसका अनुपालन करो, इसको लागू करो ई ऑफिस प्रणाली को, अन्यथा आपको क्या है, दंड दिया जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार का दंड हो सकता है, वो प्रमोशन रोकना, सैलरी में कटौती है, कुछ भी जो भी लीगल है वो उस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अब एक निष्कर्ष, जैसे आप जानते हैं 2 से 3 लाइन का छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिए बाद में। ई ऑफिस केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन का माध्यम है।
देखिए जो संस्कृति जो चली आ रही है कि हाँ हाँ मैं तो डिले करूँगा और कागज़ पे ही काम करेंगे, तो वो सब में क्या है परिवर्तन आएगा। अर्थात प्रशासनिक संस्कृति क्या है, वर्क कल्चर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, टेक्निकल हो जाएगा। तो टेक्निकल होगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ये काफ़ी जरूरी है। ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में इसका प्रभावी क्रियान्वयन भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। नागरिक केंद्रित शासन आपको पता ही होगा कि जब हम सेवाओं को इस प्रकार से देते हैं कि उसके नागरिकों को उसका उपभोक्ता या लाभार्थी समझते हैं कि इसको अच्छे से लाभ दिया जाना चाहिए, न कि एक उस मानसिकता से कि मैं इसको दे रहा हूँ तो मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ। तो सेवा देने का भाव वो नहीं होना चाहिए एहसान करने वाला, बल्कि वो नागरिक केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि नागरिक ही प्रथम है और अधिकारी या सरकार उसके बाद आती है। तो इस प्रकार का आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दोस्तों आज। बाकी इसके बाद कोई भी अच्छी न्यूज या आर्टिकल लेकर आता है तो उसको फिर कल या परसों डिस्कस करते हैं। आप हमारे दोस्तों आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा तो वीडियो और ज़्यादा बनेंगे इस प्रकार से। फोकस IAS चैनल है हमारा। और कमेंट में आप अपने कोई भी क्वेरी है या कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। टेस्ट सीरीज ये चल रही है GS तरीके, अगर इससे आपको जुड़ना है तो इसमें 2 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। 1 महीने में आपका 28 दिन में ये सब कुछ करा दिया जाएगा। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 9811504781। ये टेलीग्राम चैनल है सेम फोकस IAS के नाम से ही, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वगैरह वीकली अपडेट करने के बाद वहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।